2019 की गर्मियों में 21 वर्षीय एली कोस्टेल ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में एडमिशन लिया। एली काफी स्मार्ट लड़की थी और कॉलेज की को करिकुलम एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। वहाँ पर उसने कई दोस्त भी बनाए जिनके साथ उसने काफी फन और एंजॉय किया। बट उसकी इस अमेजिंग, फुलफिलिंग और एंजॉयफुल कॉलेज लाइफ में यदि एक ब्लैक स्पॉट था तो वो था उसका बॉयफ्रेंड ब्रैंडन थिसफील्ड। सरफेस लेवल पर तो एली और ब्रैंडन एक परफेक्ट कपल थी, बट एली के दोस्तों को ब्रैंडन और एली के प्रति उसका व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उसके दोस्त उसे ब्रैंडन को छोड़कर किसी और से फ्रेंडशिप करने को कहती रहती थी जो उसकी रिस्पेक्ट करे। सैडली एली ने उनकी बात नहीं मानी, जिसका परिणाम बहुत दुखद रहा। अलेक्जेंड्रिया एली कोस्टेल का जन्म 11 सितंबर 1997 में यूएस के स्टेट मिजोरी में हुआ। वो बहुत हंसमुख और आउटगोइंग पर्सनैलिटी वाली लड़की थी, जिस कारण बचपन से उसके काफी सारे दोस्त थे। उसकी फैमिली में माँ सिंडी, पिता केत के साथ एंड्रू नाम का एक छोटा भाई भी था और इन्हीं सब फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसका बचपन काफी खुशहाल गुजरा। जब वह टीनेज में पहुंची तो उसने लिंडनबर्ग हाई स्कूल में एडमिशन लिया। स्कूल में उसने पढ़ाई के साथ साथ ट्रैक एंड फील्ड और गोल्फ में भी अपना हाथ आजमाया। उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट किया। वो नेशनल ऑनर सोसाइटी का भी हिस्सा थी और वो अपने से कम फॉर्चुनेट बच्चों की भी मदद करना चाहती थी, जिस कारण वो रूरल एरियाज में गरीब बच्चों को इंग्लिश सिखाती थी। हाई स्कूल में एली की मैडी नॉरिस नामक एक फ्रेंड भी थी। वो दोनों इतनी इंसेपरेबल थी कि वो प्रोम में भी एक साथ गई। हाई स्कूल खत्म होने के बाद उसके कई दोस्त डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में चले गए, बट एली का बचपन से ही ओल मिस यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में जाने का सपना था। वो उसकी रिच हिस्ट्री और ओल्ड फैशन वाइब को बहुत पसंद करती थी। उसकी माँ के अकॉर्डिंग उसका एक्चुअल गोल वहाँ जाकर एक लाइफ पार्टनर ढूंढने का था। खैर, अपने टॉप नॉच एकेडमिक रिकॉर्ड के चलते उसे ओल मिस में एडमिशन लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी थी। तो 2016 के समर में हाई स्कूल खत्म करने के बाद वो तुरंत ही ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी में शिफ्ट हो गई। उसे ओल मिस यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पसंद थी और उसका प्लान बिजनेस और मार्केटिंग पढ़कर फैशन यूनिवर्सिटी में काम करने का था। बट उसका विचार अगले 4 साल सिर्फ लाइब्रेरी और कैंपस में बिताने का नहीं था। अपनी बबली और स्पिरिट पर्सनैलिटी के चलते उसने यूनिवर्सिटी में कई दोस्त बनाए जिनके साथ वो ऑन एंड ऑफ कैंपस एक्टिविटीज में हिस्सा लेती। Allie got along with everyone. She was very bubbly and spirited. She always had a smile on her face. Allie, what are you doing? Taking a picture for Sunsets by Allie. Follow it. एली ब्रैंडन थिसफील्ड से पहली बार अक्टूबर 2016 में मिली। वो फोर्ट वर्थ टेक्सास का रहने वाला था। वे तुरंत ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हाउएवर, वो कई महीनों में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। एली एक पॉपुलर गो गेटर, पॉजिटिव एटीट्यूड वाली लड़की थी। वो जिससे भी मिलती उसे अपना दोस्त बना लेती। बट दूसरी और ब्रैंडन के साथ ही रहने वाले एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वो बहुत एरोगेंट, स्पॉइल्ड, नार्सिसिस्ट और इवन मिसोजिनिस्टिक लड़का था। वो बताता है कि ब्रैंडन की औरतों के प्रति बहुत बुरी सोच थी और उसे अपने अमीर परिवार से होने का बहुत ज्यादा घमंड था। ब्रैंडन एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। उसका यह कहना था कि चाहे वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाए, उसके पिता और उनका पैसा उसे सुरक्षित निकाल लेगा। यह क्लियर नहीं था कि ब्रैंडन एली के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता था। यह एली को ऐसे बैड बॉयज टाइप लड़की पसंद थी, बट यह क्लियर था कि वो पहली मुलाकात के तुरंत बाद ही डेट करने लगे थे। वो रेगुलरली पार्टी, फ्रेटर्निटी और अलग अलग प्रकार के फंक्शंस में एक साथ अटेंड करने लगे थे। बट एली के फ्रेंड्स के अनुसार वो कभी टेक्निकली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं थी। इनफैक्ट उसकी फ्रेंड्स तो ब्रैंडन को पसंद भी नहीं करती थी। और जब ब्रैंडन एली को कुछ रूड और इनसेंसिटिव कहकर कई दिनों तक कहीं बिना बताए डिसअपीयर हो जाया करता था, तब भी उसकी फ्रेंड्स ही उसे संभालती और कंफर्ट करती थी। इस पॉइंट पर एली की रोमांटिक लाइफ बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी थी, बट उसने अपना ध्यान इस चीज से हटाकर अपनी पढ़ाई पर लगाया और ज्यादा से ज्यादा समय अपने फ्रेंड के साथ बिताया। ऐसे ही समय का पहिया चलता रहा और 2019 आया। ग्रेजुएशन पूरी होने में अभी लगभग 1 साल बचा था। उसकी फैमिली उससे वही मिलने आती है जिनके साथ वो खूब इंजॉय करती है और उसी कहने पर उसकी फैमिली जितने दिन के लिए आई थी उससे ज्यादा ही ठहर कर जाती है। और जब वो वापस जाते हैं तो एली काफी खुश और गुड स्पिरिट में होती है। बट बिहाइंड द सीन एली और ब्रैंडन की रिलेशन के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। 12 अप्रैल 2019 एली ब्रैंडन को मैसेज करके इन्फॉर्म करती है
कि वो शायद प्रेग्नेंट है। वो उसे सामने से बताना चाहती थी, बट तब तक वो डेट नहीं कर रही थी। ब्रैंडन मैसेज को इग्नोर कर देता है, बट 2 दिन बाद 14 अप्रैल को एली एक होम प्रेगनेंसी टेस्ट का फोटो भेजती है। इसे देखकर ब्रैंडन इवेंचुअली रिप्लाई करता है, बट एली इस रिप्लाई को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो मैसेज में लिखता है कि उसे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी लाइफ रुइन हो जाएगी, और यदि एली बेबी को फिर भी कंसीव करती है तो चाइल्ड सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं देगा। आखिर में वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना विचार बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। ब्रैंडन के इस मैसेज को देखकर एली जैसी केयरिंग और दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाली लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। इसके बाद ब्रैंडन मॉर्निंग आफ्टर पिल्स और लोकल एबॉर्शन सर्विसेज जैसी चीजें सर्च करने लगता है। इस मैसेज एक्सचेंज के कुछ दिन बाद गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती है और एली के सारे क्लासमेट्स और बाकी फ्रेंड्स घर चले जाते हैं, बट एली वहीं रुकने का फैसला करती है। यह अनक्लियर था कि उसने ऐसा क्यों किया। शायद वो ब्रैंडन के साथ सारी चीजें सॉर्ट करना चाहती थी। वहीं ब्रैंडन मिड जुलाई में अपनी होम टाउन फोर्ट वर्थ जाता है। वहां से आते समय वो उसके पिता द्वारा दिलाई गई ग्लोक मॉडल 22 40 कैलिबर पिस्टल की फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता है और कैप्शन में लिखता है, फाइनली टेकिंग माई बेबी बैक टू ऑक्सफोर्ड। ब्रैंडन मंगलवार 16 जुलाई शाम 6:30 बजे ऑक्सफोर्ड आता है। उसी रात वो इंटरनेट पर उसी ग्लोक में फिट होने वाले साइलेंसर ढूंढने लगता है। साथ ही वो इंटरनेट पर टैक्टिकल मास्क और होलो पॉइंट एम्यूनेशन भी सर्च करता है। इवन मोर सरप्राइजिंगली वो अमेरिकन सीरियल किलर टेड बंडी के बारे में भी पढ़ता है। चूंकि एली समर वेकेशन में घर नहीं गई थी, इसलिए फ्राइडे 19 जुलाई 2019 को उसकी मदर उसे कॉल करती है। वो उन्हें बताती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके कुछ फ्रेंड्स भी वहीं रुके हुए हैं, जिनके साथ वो आज शाम को पार्टी करने जाएगी। उसी शाम एली अपने फ्रेंड्स के साथ ऑक्सफोर्ड स्क्वायर में एक बार में एंजॉय कर रही होती है, और तभी करीब 9 बजे ब्रैंडन उसे मैसेज करता है कि वो उससे उसी के अपार्टमेंट में मिलना चाहता है। एली मान जाती है। वो सोच रही होती है कि शायद ब्रैंडन के विचार बदल गए हैं, इसीलिए वो लगभग 11:30 बजे अपार्टमेंट वापस जाने के लिए एक टैक्सी बुक करती है। इसके लगभग 20 मिनट बाद ऑक्सफोर्ड स्क्वायर पर लगा एक सर्विलेंस कैमरा उसे अकेले बाहर से जाते हुए कैप्चर करता है। इसके लगभग 1 घंटे बाद एक और सीसीटीवी कैमरा ब्रैंडन की कार को एली के अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए कैप्चर करता है, और फिर सुबह 1:14 पर रोड की दूसरी तरफ मौजूद कैमरा उसी कार को अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखता है। एली और ब्रैंडन के फोन्स के जीपीएस डेटा के अनुसार 1:14 से 1:55 तक दोनों सार्डिस लेक की ओर जा रहे थे। इसके कुछ देर बाद करीबन सुबह 2 से 2:15 के बीच लेक की ओर से एक व्यक्ति मल्टीपल गनशॉट्स की आवाज सुनता है, जिसके बारे में पुलिस को भी बताता है। अब रात से सुबह होने को आती है और ब्रैंडन अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि उसके अपार्टमेंट में बग स्प्रे वाले आए हैं, तो वो उसके पास आ रहा है। ब्रैंडन सुबह 10 बजे अपने दोस्त के अपार्टमेंट में पहुंचता है और दोपहर 1:30 बजे वहां से निकलता है। जाने से पहले वो इंटरनेट पर सार्डिस मिसिसिपी की न्यूज सर्च करता है। 20 जुलाई 2019 सनराइज होने से बहुत पहले गनशॉट की रिपोर्ट के बाद एक पुलिस ऑफिसर अपने नॉर्मल रूटीन पेट्रोल में सार्डिस लेक के कच्चे रोड पर पहुंचता है। यह जंगल के बीच से जाता हुआ एक बहुत अनपॉपुलर रोड था। यहाँ नॉर्मली लोग फिशिंग करने आते थे, इसलिए वो पुलिसमैन इस रोड पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चुपचाप आगे निकलता जाता है। बट यह नॉर्मल सी सुबह एक हॉरिफिक मॉर्निंग में तब बदली जब एक मोड़ पर उसकी कार की हेडलाइट किस चीज से रिफ्लेक्ट हुई। पास जाकर जब उसने मुआयना किया तो वो एक यंग औरत की डेड बॉडी थी, जिसकी पेट पर कई गोलियों के निशान थे। इस लाइफलेस बॉडी के आसपास बहुत सारे बुलेट शेल्स भी पड़े थे, जो एक 40 कैलिबर सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन के थे। You got there. What did you find? A white female laying on the ground with multiple gunshot wounds to her back. I have not worked a murder where somebody's been shot that many times. पुलिसमैन तुरंत हेडक्वार्टर कांटेक्ट करता है और एक एम्बुलेंस और क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाता है। जब एम्बुलेंस क्रू वहां पहुंचता है तो उन्हें सड़क के किनारे एली का पर्स मिलता है। इन्वेस्टिगेटर जेरेड बंटरन थोड़ी देर से पहुंचते हैं, जो उसके पर्स से एली का ड्राइविंग लाइसेंस और कॉलेज का आईडी कार्ड बरामद करते हैं। इन्वेस्टिगेटर बंटरन काफी एक्सपीरियंस होल्डर थे, बट उन्होंने भी कभी कोई ऐसा विक्टिम नहीं देखा था जिसे इतनी बार शॉट किया गया हो। उन्हें एली का फोन तो वहां नहीं मिला, बट
फिर भी उनके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए इनफ प्रूफ थे। इसके बाद पुलिस सिंडी और कीथ को स्टेल को कॉल करके इस दर्दनाक घटना के बारे में बताती है। That's Lafayette County Sheriff's Department. I'm calling in regards to a friend of yours, Allie Hostel. The police came to the door and they told us there had been a homicide and that she was the victim. जैसे ही यह खबर फैली, उसकी फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव शॉक में चली गई। पर्टिकुलरली उसकी हाई स्कूल फ्रेंड मैडी नॉरिस ज्यादा सदमे में थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने तुरंत ही किलर की खोज करनी शुरू कर दी। उन्होंने एली के हर एक फ्रेंड, हर एक एक्वेंटेंस से पूछताछ की कि शायद मर्डर के बारे में वो कुछ जानते हों। मैं जिससे भी पूछताछ करते वो बताते कि एली को वो कैसे मिली और एली किस प्रकार की लड़की थी। बट इन्वेस्टिगेशन में एक नाम काफी कॉमन था, उसके बॉयफ्रेंड ब्रैंडन थीसफील्ड का। इन्वेस्टिगेशन में बार बार ब्रैंडन का नाम आने के कारण उन्होंने संडे 21 जुलाई की सुबह ब्रैंडन को पुलिस स्टेशन आने को कहा ताकि उससे कुछ सवाल पूछ सके। ब्रैंडन कहता है कि वो अभी तो बिजी है बट दोपहर तक उनके पास आ जाएगा। इन्वेस्टिगेटर्स अभी भी पूर्णतः श्योर नहीं थे कि एली का मर्डरर कौन था, बट ब्रैंडन पर उनकी नज़र शुरुआत से ही थी और पुलिस डिपार्टमेंट ज़्यादा सरप्राइज भी नहीं हुआ जब ब्रैंडन निर्धारित समय पर स्टेशन नहीं पहुंचा। इवन वो इस चीज़ से खुश थे क्योंकि अब वो उसके अगेंस्ट पोटेंशियल सस्पेक्ट का अरेस्ट वारंट इशू कर सकते थे। वारंट के तुरंत बाद उन्होंने ब्रैंडन का फोन ट्रेसिंग पर लगाया और उनका शक सच की ओर बढ़ने लगा क्योंकि जीपीएस के अकॉर्डिंग ब्रैंडन इंटरस्टेट हाईवे 55 से ऑक्सफोर्ड को छोड़कर टेनेसी की ओर जा रहा था। ऑक्सफोर्ड पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कांटेक्ट किया कि वो ब्रैंडन के ब्लैक शेवरलेट पिकअप ट्रक पर नजर रखें जिसकी नंबर प्लेट थी TAK 3IT। बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना कोई इजी टास्क नहीं था और पुलिस को इस बात की भी चिंता थी कि कहीं ब्रैंडन अपने सेल फोन को फेंक कर गायब ना हो जाए। थैंकफुली मेम्फिस पुलिस डिपार्टमेंट की फ्यूजिटिव टास्क फोर्स एक्शन में आती है और 22 वर्षीय ब्रैंडन को इंटरस्टेट हाईवे से थोड़ी दूर मौजूद एक पेट्रोल पंप से अरेस्ट करती है। वो उसी के पिकअप ट्रक से 40 कैलिबर सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन भी बरामद करते हैं। एली के ब्रूटल मर्डर के कुछ दिनों बाद ब्रैंडन को मिसिसिपी कोर्ट में पेश किया जाता है, बट इन्वेस्टिगेटर्स को अभी भी प्रूफ करना था कि उसी ने एली को मारा था। जब ब्रैंडन कस्टडी में था तो इन्वेस्टिगेटर्स उसके अपार्टमेंट में खोजबीन करते हैं जहां उन्हें ब्रैंडन द्वारा हैंड रिटन एक लेटर मिलता है जिसे उसने अपने पेरेंट्स को लिखा था बट कभी भेज नहीं पाया। वो अपने पेरेंट्स को बताना चाहता था कि वो कोकीन और अल्कोहल बहुत ज़्यादा रेगुलरली कंज्यूम करने लगा है जिस कारण उसे बहुत टेरेबल थॉट्स आते रहते हैं। उस लेटर में वो यह भी लिखता है कि उसे लग रहा है कि उसका अंत नज़दीक है, द एंड इज़ नियर, मतलब या तो वो जेल में होगा या कब्र में। यह अनक्लियर था कि एंड से ब्रैंडन का क्या मतलब था। क्या वो अपनी खुद की जान लेने वाला था या वो यह सोच रहा था कि शूट आउट में पुलिस उसे मार देगी। व्हाटएवर द केस वाज, इन्वेस्टिगेटर्स को और पुख्ता सबूत मिलते चले गए जब वो उसके कंप्यूटर, सेल फोन और सोशल मीडिया तक पहुंचे। जीपीएस डेटा से यह पता चला कि एली की डेथ से पहले और बाद में उन दोनों के फोन सेम आइडेंटिकल लोकेशन पर थे, बट इससे यह प्रूफ नहीं हुआ कि उसने एली को मारा था। बट यह एक काफी स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था क्योंकि इससे उन्हें यह अंदाजा हुआ कि ब्रैंडन ने ही एली के फोन को क्राइम सीन से उठाकर तोड़ फोड़ कर कहीं फेंका होगा। इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके सोशल मीडिया पर कई अजीबोगरीब ट्वीट्स भी पाए जिनमें से उसने एक तो उसी दिन शेयर किया था जिस दिन एली की डेड बॉडी बरामद हुई थी। इस ट्वीट का रेफरेंस 1982 के सॉन्ग यू ड्रॉप्ड अ बॉम्ब ऑन मी से था। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार एक क्लियर पैरेलल कनेक्शन था इस सॉन्ग और एली के उसे प्रेग्नेंट होने की खबर बताने के बीच। मतलब एली द्वारा उसे प्रेगनेंसी की खबर देना उसके ऊपर बॉम्ब गिराने के बराबर था। आयरनी तो तब हुई जब ऑटोप्सी करने वाले मेडिकल एग्जामिनर ने यह बताया कि वो वास्तव में कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। पुलिस प्रशासन तो पहले से ही कन्विंस थी कि वो ब्रैंडन ही था जिसने एली का मर्डर किया था। बट ये केस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब बन गया जब बैलिस्टिक टेस्ट से यह कंफर्म हुआ कि जिन गोलियों से मिया की हत्या की गई थी वो ब्रैंडन की ग्लॉक पिस्टल से फायर की गई थी। इन सारे एविडेंस को देखने के बाद मिसिसिपी कोर्ट ने ब्रैंडन थीसफील्ड को 20 अगस्त को एली के मौत का जिम्मेदार ठहराया। वहीं दूसरी ओर इतने सारे एविडेंसेस के बावजूद भी ब्रैंडन के पिता न्यूज़ और टीवी चैनल को बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते जा रही थी। उनके अनुसार उसका बेटा इनोसेंट था
और उसे बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। एली की फैमिली और फ्रेंड्स ने उसकी याद में एक शोक सभा रखी जिसमें उसके बहुत सारे चाहने वाले आए। Her smile, her light will never be forgotten. Ali Costel's friends, they're making sure of that. The Ole Miss student from St. Louis was shot to death last weekend. There must have been more than 100 people tonight to honor her. Ali's friends say they appreciate the turnout, but Ali would have appreciated even more. There must have been more than 100 people at the vigil. Ali's friends say they appreciate that turnout because there was nothing she loved more than having her friends together. It was emotional. There were lots of hugs and lots of tears. I may have been Ali's teacher, but clearly listening to everybody's thoughts tonight, she taught a lot of us as well. And I know our candles are burning, but Ali clearly is a light that's going to shine on in each and every one of you. She didn't deserve what happened to her. Nobody does, but she didn't especially. And I just want everyone to remember that. I want everyone to focus on how good of a person she was and how much joy she brought into the world and how positive she was, not the situation. बाकी लोगों ने सोशल मीडिया के सहारे अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इस ट्रायल को कुछ महीनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। लेट 2020 में सुनवाई दोबारा शुरू हुई और ब्रैंडन के वकील ने चार्जेस को कैपिटल मर्डर से फर्स्ट डिग्री मर्डर में चेंज करने की बात कही। कैपिटल चार्जेस के अंतर्गत दोषी को फांसी और नॉन बेलेबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। वहीं फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्जेस में सजा थोड़ी कम होती है और 2021 के समर आते कोर्ट ने चार्जेस को कैपिटल से फर्स्ट डिग्री में चेंज भी किया और ब्रैंडन को दोषी भी ठहराया। मतलब अब बस सजा होनी बाकी थी। Mandy, Shirley, this murder case captivated people from St. Louis, where Ali's from, to Lafayette County, Mississippi, where she studied business at Ole Miss. After seemingly no movement in court because of COVID, now there's a guilty plea coming from her former classmate, Brandon Thiesfeld. Here's Thiesfeld's lawyer, Tony Farice. It's been approved by the Costel family. The charge of capital murder for which Brandon was indicted will be reduced to that of first degree or simple murder. Brandon Thiesfeld will be spared the death penalty in this plea deal. He'll now face a life sentence, but does have the chance for release. What's available to him is not parole, it's called conditional release. After serving 15 years, and if you attain the age of 65, you may petition the sentencing court for release. नई डील के अकॉर्डिंग उसने क्राइम को कैसे अंजाम दिया, इसकी हर एक डिटेल उसने कोर्ट को बताई। ट्रायल के दौरान कोस्टियस, थीसफील्ड और उसके बाकी फ्रेंड कोर्ट रूम में मौजूद थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोर्ट रूम का कितना टेंस और इमोशनल माहौल होगा। ना तो ब्रैंडन ने और ना ही उसके वकील ने इस मर्डर के पीछे के मोटिव को कभी रिवील किया, बट लाफायट काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बेन क्रिकमोर के अकॉर्डिंग उसने एली को इसलिए मारा था क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहता था। यह पर्टिकुलर मोमेंट एली की फैमिली और फ्रेंड्स के लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि अब वो जानते थे कि एली प्रेग्नेंट नहीं थी। इसके बाद मिसिसिपी कोर्ट ने ब्रैंडन को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी मानते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। हाउएवर ये सच में लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं थी क्योंकि फर्स्ट डिग्री मर्डर की कैदी को या तो 15 साल बाद या फिर जब वह 65 साल का हो जाता है तब रिलीज कर दिया जाता है। कोर्ट से सजा सुनने के बाद बाहर जाते वक्त ब्रैंडन ने एली के पेरेंट्स से माफ़ी मांगी, बट उन्होंने उसकी माफ़ी एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि उसके कारण उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। एली की माँ ने उसे इविल और सिनिस्टर मोस्टर कहते हुए जेल की सलाखों के पीछे मरने की बात भी कही। तो दोस्तों ये केस था एली कोस्टेल का। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।